हेलो बच्चों। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो देन फिर चलते हैं। जी हाँ, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आए हैं न्यू सेटअप के साथ। सेटअप पहले से भी था लेकिन चीजें अवेलेबल नहीं थी, अब कुछ कुछ चीजें अवेलेबल होने लगी हैं। तो अब अपन इस टॉपिक पर इस सेटअप के साथ आपके से मुलाकात होगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं और वो टॉपिक है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUT, आपको पता है कि 12th के एग्जाम खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ दिनों में सारे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर आपको जल्दी होगी कि कैसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप एक टेस्ट पास करके आए जिसका नाम है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने का काम करता है NTA, और NTA देश भर के विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट लेता है जैसे मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसके फॉर्म आ चुके हैं? तो मैं आसान सी भाषा में कहूं कि यस, फॉर्म आ चुके हैं। 1 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हो, और जैसे ही आपने फॉर्म भरना शुरू कर दोगे वैसे ही फिर आपको क्या इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। चलिए आज मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको CUT के बारे में देता हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना है और कौन कौन सी बातें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर, अगर मैं एक कॉमन बात करूं तो हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फॉर्म कब तक भर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च से लेकर 22 मार्च के रात के 11:50 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। पहली बात आपको ये याद रखनी है, यानी कि आप ये फॉर्म भर सकते हो। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन बस मैनेज करिएगा क्योंकि ये थोड़ा जूम कम हो पाएगा। दूसरा, आप लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फीस कब तक भर सकते हो? तो 23 मार्च 2025 तक आप अपनी फीस भर सकते हो, वही 11:50 तक, यानी कि एक दिन आपको फीस भरने के लिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अब अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन ये आपको वेबसाइट पर कर दिया जाएगा कि आपका पेपर कहां पर होने वाला है, किस जगह आपका एग्जाम होगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये भी आपको बताया जाएगा कि डाउनलोड आप एडमिट कार्ड को कब कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आखिर आपका एग्जाम कब होगा? तो आपको याद रखना है आपका एग्जाम होगा 8 मई से लेकर और 1 जून 2025 के बीच में, यानी कि 8 मई से लेकर आपका एग्जाम कितना 1 जून के बीच में टेंटेटिव टाइम पर होता रहेगा। ठीक है। ये शेड्यूल हाल में ही किसने दिया है? NTA ने दिया है CUT एग्जाम के लिए। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल, यानी कि जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो आप बताओगे उनके लिए 3 सब्जेक्ट का 1000 रहेगा। और अगर वो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा, जैसे मान के चलो जनरल पेपर, एक लैंग्वेज या एक कोई पेपर, 3 पेपर देते हैं तो इसका 1000 है। अगर इसके ज्यादा वो और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं, तो 1000 तो वो रहेगा 1000 प्लस जो वो 2 सब्जेक्ट यानी कि 400 प्लस 400, इस तरह से उनकी फीस कितनी हो जाएगी? तो उनकी फीस हो जाएगी आपका 1800। इस तरह से आपको यहां पे याद रखना है कि ये इस तरह से फीस का पैटर्न रहने वाला है, फीस का इस तरह से चीजें रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है EWS के लिए। OBC EWS इनकी 3 पेपर की फीस कितनी रहने वाली है? 900। इसके अलावा अगर ये और सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 375 ईच पेपर को इनको देना होगा। फिर आपका SC ST PWD इनकी फीस 800 और 350 पर पेपर देना होगा। और इसके अलावा अगर कोई बाहर का व्यक्ति भरता है जिसका सेंटर बाहर आएगा तो वो 3 पेपर का 4500 और प्रत्येक पेपर का उसे 1800 देना होगा। यानी कि ये तो रहा आपका फीस स्ट्रक्चर
1000 कॉमन फीस है, उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट भरोगे, अगर आप जनरल हैं तो आपको देना होगा 400, अगर आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो 375, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 350 ईच पेपर का देना होगा। ये रही बात इस पेपर के बारे में। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 22 तारीख जरूर बोला गया है, लेकिन आपको ये पेपर, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना है, 20 तारीख से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये साइट बहुत ज्यादा स्लो चलेगी और फिर फाइनल लास्ट में इसको फिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए आप 20 तारीख से पहले पहले इसको फिल करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, हम लोग ऑफलाइन सेंटर रन करते हैं जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, लेकिन आज आप हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं क्योंकि अब हमने डिसाइड किया है कि धीरे धीरे हम ऑनलाइन भी आएंगे। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं ह्यूमैनिटीज के लिए पढ़ाता हूं, यानी कि मैं बेसिकली ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स के लिए पढ़ाता हूं। ये बात आपको याद रखनी है, मैं आर्ट्स के लिए पढ़ाता हूं। अब आर्ट्स में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करूंगा आपके लिए, तो सबसे पहले मैं, अगर आपका कोर पेपर, ठीक है, अगर आपका कोर पेपर क्या रहने वाला है, हाँ, अगर आपका कोर पेपर, सुनिएगा, अगर आपका कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस रहने वाला है, अगर आपका कोर पेपर हिस्ट्री रहने वाला है, या फिर कोर पेपर आपका जियो रहने वाला है, इन तीनों सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। एक अच्छा ज्ञान है मुझे इस तीनों सब्जेक्टों का, अच्छी पकड़ है, और हर बार मैंने पढ़ाया और मेरे बहुत सारे बच्चों के कई बार आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर आए। पिछली बात की बात करूं तो 7 बच्चों के इन दोनों सब्जेक्टों में आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर आए, यानी कि 200 में से 200 नंबर आए हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने का काम करूंगा। अगर ऑफलाइन आप इसको ज्वाइन करते हैं तो चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में है, आपका पालम में मिलेगा, और ऑनलाइन तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं, यानी कि आपको यूट्यूब पर भी ये क्लासेस मिलेंगी। आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चीजें। उसके बाद हमारी एक टेस्ट सीरीज भी आएगी। टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट होंगे और इन 10 टेस्ट से ही सारे आपके क्वेश्चंस आपके उसमें कवर हो जाएंगे, तो उस पर भी अपन बात करेंगे यहां पे। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा पैटर्न कैसा रहने वाला है, हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। जैसे मान के चलो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करो हिस्ट्री का। अभी मैंने यहां पर पीपीटी जो हिंदी की लगी हुई है, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगी। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं यहां पर पीपीटी में, तो ये पहला क्वेश्चन है जो हमने बनाया है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो हमने बनाया है। देखिए जरा क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, आप बताइए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, ये आपको यहां पर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इब्न बतूता का भारत आगमन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, राक्षसी तागड़ी युद्ध, या किताब उल हिंद की रचना। जरा आंसर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स चल रहा है, कमेंट में आंसर करिए कि निम्न में से सबसे पहले घटना कौन सी हुई। देख लिया होगा आपने। अब यहां पर मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ सबकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना है इब्न बतूता भारत में कब आया, जब दिल्ली सल्तनत का रूल था। दिल्ली सल्तनत में भी क्या, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, तब ये आया। अप्रॉक्स में कह सकता हूं कि ये 1200 के आसपास आया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे सर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 बीसी में हुई। 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, और इनको स्थापना करने में इनका रोल जो था, जिन्होंने स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, वो व्यक्ति थे चाणक्य, जिन्हें मैं और आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। तीसरा, राक्षसी तागड़ी वॉर। राक्षसी तागड़ी वॉर 1565 में हुआ, यानी कि 1565 में राक्षसी तागड़ी वॉर हुआ। ये किसके बीच में हुआ, तो एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ दक्कन के सुल्तान,
इनके बीच में वॉर हुआ और इस वॉर में विजयनगर बुरी तरीके से डिफीट हुआ। और इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व आपको याद रखना है राम राय नाम का व्यक्ति कर रहे थे, राम राय नाम के व्यक्ति कर रहे थे, जो उस समय विजयनगर में अराविदु वंश के मंत्री हुआ करते थे और इसमें बुरी तरीके से इसकी हार हुई। उसके बाद किताबुल हिंद आपको याद रखना है, किताबुल हिंद किसकी है? अल-बिरूनी की है। किताबुल हिंद किसकी है? अल-बिरूनी की है, जो कि लगभग लिखी गई थी 900 के आसपास में ये लिखी गई थी। अगर इन सारी चीजों को देख के तो फिर आप कह सकते हो कि सर इसमें सबसे पहली जो घटना हुई वो ये वाली घटना हुई। 321 बीसी में स्थापना हुई किसकी? तो आंसर है 321 बीसी में स्थापना हुई किसकी? मौर्य साम्राज्य की। संस्थापक कौन है? आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, संस्थापक कौन है आपको मैं बता चुका हूं। यहीं पर मैं आपको एक काम दे रहा हूं, अब बताइएगा अशोक, अशोक कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? ठीक है, अशोक कौन सी डायनेस्टी का रूलर था ये आपको बताना है। कमेंट में आप इसका लिख सकते हो आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो हम यहां पे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्या होगा? हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 मिनट की मैं हट जाऊंगा पढ़ने के बाद। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भारत में अवसरों का अभाव नहीं था। दूसरा, भारत में राजमार्ग यात्रा के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। तीसरा, इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। हाँ जी, तो ये सारी स्टेटमेंट बात की जा रही है इब्न बतूता के बारे में। अगर मैं इब्न बतूता के बारे में बात करूं तो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं थी, तो देख के ही आप बता सकते हो भारत में अवसरों का कोई क्या अभाव नहीं था। बिल्कुल सही बात है, भारत में प्रत्येक वो व्यक्ति जो थोड़ा सा टैलेंटेड था, जिसमें थोड़ा सा टैलेंट था, उसे यहां पर आसानी से अवसर उपलब्ध हो जाते थे। दूसरी बात, भारत में राजमार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित थे। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि भारत में राजमार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित थे, ये यहां पर गलत बात है। भारत में राजमार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं थे। इब्न बतूता बताता है कि जब वो सिंध से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में उसे लूटा गया था, बाल बाल उसकी जान बची थी, लगभग वो मरने ही वाला था, इसमें कई साथी उसके मारे गए थे। तो भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत के समय क्या राजमार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं थे। यही स्टेटमेंट गलत है, याद रखिए। इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया, बिल्कुल सही बात है। इसके ज्ञान से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताइएगा कि इब्न बतूता अफ्रीका के किस देश से आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है वो आप कमेंट में मेंशन करते चलिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है इसका, थोड़ा सा पढ़ो जरा, पढ़ता हूं मैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके सामने पहला है ट्रेवेनियर फ्रांस से आया था, दूसरा है बतूता मोरक्को से आया था, तीसरा मेगास्थनीज फारस से आया था और अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, आप इसका आंसर करिए। गुड, आपने आई थिंक आंसर सोच लिया होगा। क्या है इसका आंसर? तो ट्रेवेनियर और बर्नियर दोनों फ्रांस से आए थे, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। ट्रेवेनियर आपको याद रखना है, ये एक ज्वेलर था, यानी कि पेशे से एक जौहरी था। कुछ दिन पहले यूपी पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यात्री पेशे से जौहरी था, तो वो ट्रेवेनियर था, याद रखिए। और यहीं से मिलता जुलता एक दूसरा यात्री था बर्नियर, जिसकी जो भी फ्रांस से आया था, जिसकी बुक का नाम क्या है, तो आंसर है उसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और वो शाहजहां, मुगल एम्पायर में जिस समय शाहजहां का रूल था उसके समय में आया था। तो ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में। दूसरा व्यक्ति कौन है? बतूता। बतूता आपको याद रखना है मोरक्को से आया था, सही बात है। इसकी बुक का नाम है रेहला, रेहला।
आपको याद रखना है जिस समय ये आया था उस समय हमारे देश में तुगलक डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तुगलक डायनेस्टी का रूल था हमारे साथ देश में, तुगलक। और इसको तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी बनाया था। ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। मेगास्थनीज कह रहा है फारस से आया था, जी नहीं। मेगास्थनीज आपको याद रखना है एक यूनानी यात्री था। कौन था भाई? ये एक यूनानी यात्री था। और ये किसके साथ आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। आपको याद होना चाहिए मेगास्थनीज और सेल्यूकस निकेटर में वॉर हुआ, सॉरी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में वॉर हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। और जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर बहुत सारा अपना एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को देके चले गए थे, जिसमें एक एरिया के साथ साथ कई सारे दार्शनिक, और उन्हीं ने इनको भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। ये बात याद रखिए। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? तो इस व्यक्ति की बुक का नाम है इंडिका। इस व्यक्ति की बुक का नाम क्या है? इंडिका है। याद रखिएगा। कहां से आया था ये? तो ये यूनानी था। तो आंसर क्या होगा इसका? यही इसका आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अल-बिरूनी बिल्कुल सही बात है, उज्बेकिस्तान से आया था। और इसकी बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। जिसमें टोटल कितने चैप्टर थे? 80 चैप्टर थे। 80 चैप्टर थे, जिसमें भारत के त्योहारों, रहन सहन, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, रूल एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब की इंफॉर्मेशन मुझे और आपको किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद में मिलती है, जिसकी शुरुआत 80 चैप्टर में डिवाइडेड थी, जो अरेबिक भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। और प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत एक प्रश्न से होती थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अल-बिरूनी के बारे में। तो आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मेरी आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्या जो मैं बोल रहा हूं यहां पे। अगला टॉपिक समझते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अल-बिरूनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि अल-बिरूनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। देखेंगे अभी। इसने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। दूसरा सेंटेंस बोला है कि इसने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। तीसरा, यह अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा का विद्वान था। यानी कि यह अरबी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का विद्वान था। तो आपको बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक बार पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या के साथ आंसर देता हूं। पढ़िए एक बार। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए जरा क्या बोला है यहां पे। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सही बात है। अल-बिरूनी के द्वारा ही किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई। इज इट क्लियर? सेकंड थिंग इज, इसने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। जी नहीं, इसने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया। इस व्यक्ति का कहना था कि जिस तरह से धूप एयर को प्योर करती है, जिस तरह से नमक समंदर के पानी को प्योर करता है, उसी तरह से जो छोटी जातियां हैं उन्हें भी अपनी पुनः स्थिति में आने की परमिशन है, वो भी अपनी स्थिति को इंप्रूव कर सकती हैं। इसी वजह से इस व्यक्ति ने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानने से मना कर दिया। याद रखिएगा, कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो आप कहोगे सर ये सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। सॉरी, सेकंड नहीं, हाँ सेकंड स्टेट है रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और आपको पहचानना क्या है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। दूसरा, यह अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। नहीं भाई, इसे संस्कृत नहीं आती थी, क्योंकि जब ये भारत आया था तो इसे 3 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले, भारत में बहुत सारा कल्चर थे अलग अलग। दूसरा, इस व्यक्ति को भाषा में प्रॉब्लम होती थी, इसे अरबी भाषा आती थी, फारसी आती थी, लेकिन संस्कृत में ये प्रॉब्लम में आता था। तीसरा, लोगों का रवैया बिल्कुल भी, ये कहता है, ये फ्रेंडली नहीं था। तो ये 3 प्रमुख समस्याओं का सामना किसने किया था? अल-बिरूनी ने किया था। तो इसका मतलब इनमें से ये दोनों स्टेटमेंट है रॉन्ग, एक स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन देखिए, दावा तथा उलूक को निम्न में से कौन सा सही रूप से परिभाषित करता है? यानी कि दावा तथा उलूक को निम्न में से कौन सा सही रूप से परिभाषित करता है? आपसे पूछा है कि भैया बताओ ये दावा और उलूक क्या है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं आपके सामने। ऑप्शन ए में कह रहा है एक प्रकार की कर प्रणाली है। ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रकार की कर प्रणाली है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, देखो जरा। ऑप्शन बी में कह रहा है डाक व्यवस्था जिसका वर्णन बर्नियर ने किया था, यानी कि एक डाक व्यवस्था है जिसका वर्णन बर्नियर ने किया था। ऑप्शन सी डाक व्यवस्था जिसका वर्णन इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन डी कृषि व्यवस्था। 2 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, पढ़िए एक बार और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। एक प्रकार की कर प्रणाली, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दावा और उलूक कोई कर प्रणाली नहीं थी, हम कर प्रणाली पे बाद में आएंगे। डाक व्यवस्था जिसका वर्णन बर्नियर ने किया था, यह डाक व्यवस्था जरूर थी लेकिन इसका वर्णन बर्नियर ने नहीं किया था। फ्रांसवा बर्नियर का इसका कोई लेना देना नहीं था, तो बर्नियर ने इसका वर्णन नहीं किया था, तो यह भी नहीं होगा। डाक व्यवस्था जिसका वर्णन इब्न बतूता ने किया, डाक व्यवस्था जिसका वर्णन इब्न बतूता ने किया, बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता कहता है कि भारत में 2 प्रकार की संचार प्रणाली थी, एक दावा, दावा मतलब पैदल, और दूसरा उलूक, बाय हॉर्स। वो भारत की संचार प्रणाली को देखकर एकदम शौक रह जाता है। वो कहता है कि जहां, ध्यान से सुनिएगा, जहां सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन का समय लगता था, तो वहीं राजा के पास इंफॉर्मेशन मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। वो कहता है ये अपने आप में एक यूनिक बात थी, एक अपने आप में अच्छी बात थी, जहां राजा मात्र थोड़े से टाइम में ही इंफॉर्मेशन ले लेता था। और ये पॉसिबल कैसे हो पाता था? तो दावा और उलूक की हेल्प से हो पाता था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग बने रहोगे लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने हम्पी की खोज की? यानी कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने हम्पी की खोज की? ऑप्शन ए है, क्या वो जॉन मार्शल था? ऑप्शन बी है, क्या वो कॉलिन मैकेंजी था? ऑप्शन सी है, क्या वो व्हीलर था? और ऑप्शन डी है, क्या वो बर्नियर था? 1 सेकंड हट रहा हूं, आंसर दीजिए जरा इसका। क्या होगा इसका आंसर? तो निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने हम्पी की खोज की? देखते हैं जरा किसने खोज की। सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल का संबंध आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता से था। इसी व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता को क्या बनाया? इसी व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता को बताया कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज की है जो उतनी ही पुरानी है जितनी की मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो जॉन मार्शल के बारे में याद हो गया। फिर कॉलिन मैकेंजी, यही है। हम्पी की खोज करने का क्रेडिट किसको जाता है? कॉलिन मैकेंजी। अब क्वेश्चन उठता है हम्पी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 1336 में कर्नाटक के आसपास वाले क्षेत्र में एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे मैं और आप विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको याद रखना है 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। और ये 2 भाई संगम वंश से आते थे। इन्होंने अपने पहला वंश जो इसने रूल किया विजयनगर पर, उसका नाम था संगम वंश। और संगम वंश हरिहर और बुक्का के फादर का नाम था, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा। उसके बाद इस पर दूसरा वंश आया सुलुभ, तीसरा वंश आया तुलुभ और चौथा वंश आया अराबिदु। इन 4 वंशों ने, यानी कि 4 डायनेस्टी ने विजयनगर को रूल करने का काम किया था। तो विजयनगर को रूल किसने किया? 4 मुख्य डायनेस्टियों के द्वारा विजयनगर को रूल करने का काम किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? तो मैं आपको समझा चुका हूं। इतना क्लियर हुआ? इतनी बात मेरी समझ में आई? चलिए अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूं व्हीलर। व्हीलर कौन था? इसका भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेशन है और बर्नियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। विजयनगर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, विजयनगर के संदर्भ में आपको विचार करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? इतिहासकारों के लेखों में इसका वर्णन आंध्रा साम्राज्य के रूप में किया है। यानी कि इतिहासकारों ने विजयनगर को आंध्रा साम्राज्य कहा है। थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। दूसरा, कृष्णदेव राय इसका प्रतापी राजा था जिसने कमलपुरम के रूप में शहर बसाया था। यानी कि विजयनगर का एक प्रतापी राजा था जिसका नाम क्या था? कृष्णदेव राय, जिसने एक टाउनशिप बसाई, एक शहर बसाया जिसका नाम था कमलपुरम। ये भी देखेंगे। तीसरा, विजयनगर की अमरनायक प्रणाली मुख्य रूप से सभी प्रशासनिक कार्यों को देखती थी। यानी कि विजयनगर के अंदर एक इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव
सिस्टम डेवलप हुआ जिसका नाम था अमरनायक प्रणाली। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा से कथन सही नहीं है, सही नहीं है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। 2 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूं, उसके बाद आपको आंसर देता हूं, जरा ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर दो सारे लोग, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, तब तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग कनेक्ट हो मेरे साथ। अदरवाइज फिर तो मैं आऊंगा बोल के चला जाऊंगा, क्या मतलब रह जाता है। देखिए आप जरा समझे, पहले पहला, इतिहासकारों के लेखों में इसका वर्णन आंध्र साम्राज्य के रूप में किया गया। जी नहीं, इतिहासकारों ने विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्य के रूप में प्रशासित किया है, यानी कि इसने कर्नाटक साम्राज्य बोला है, ना कि आंध्र साम्राज्य, यानी कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, विजयनगर की सॉरी कृष्णदेव राय इसका प्रतापी राजा था, बिल्कुल सही बात है, कृष्णदेव राय प्रतापी राजा था, लेकिन इसने कमलपुरम नामक नहीं, नगलापुरम नामक टाउनशिप बसाई थी, नगलापुरम नामक शहर बसाया था। कमलपुरम तो विजयनगर में पानी को भंडारित करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए हौजें जो होती थी, बड़े बड़े जो हौज बनाई जाती थी, उनको कमलपुरम कहा जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ये बात याद रखिए। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, तीसरा स्टेटमेंट सही है, अमरनायक प्रणाली का संबंध विजयनगर से ही था और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये बात सही है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, सॉरी सही हो गई, बाकी दोनों स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, फर्स्ट और सेकंड, और इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने सही दिया है, रेज योर हैंड प्लीज, बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, बस 5 मिनट और उसके बाद अपन क्लास को वाइंड अप कर देंगे आज के लिए। नया है मेरे लिए तो थोड़ा मेरे को लगेगा टाइम, ठीक है। देखो, राक्षसी तागड़ी युद्ध के समय विजयनगर पर निम्न में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी कि जब राक्षसी तागड़ी वॉर हुआ कितने में, 1565 में, तो उस समय कौन सा राजवंश विजयनगर पर रूल कर रहा था। ऑप्शन ए है, क्या वो संगम था, ऑप्शन बी है सुलभ था, ऑप्शन सी है तुलुक था, ऑप्शन डी है अराबिदु था। जरा बता दीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं, जल्दी बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब यहां पे देखो, सबसे पहले स्थापना कब हुई, 1336 में, किसके द्वारा, हरि हर और बुक्का। अभी आपको मैंने बताया हरिहर बुक्का का संबंध कौन से वन से था, संगम वन से। संगम के बाद कौन आया, सुलुभ, फिर कौन आए, तुलुक, और फिर लास्ट में कौन आए, अराबिदु। अराबिदुओं के समय ही राक्षसी तागड़ी वॉर हुआ और इसी वॉर में दक्कन के सुल्तानों ने मिलकर बुरी तरीके से विजयनगर को हरा दिया और हराने के बाद विजयनगर यहीं से उसका पतन होता चला गया। तो ये बात याद रखिएगा इनके बारे में। तो विजयनगर राक्षसी तागड़ी युद्ध के समय अराबिदु रूलर हुआ करते थे। आई थिंक सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, चलिए बताइए। क्वेश्चन है, तुलुक डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह रहता था, 8 कवियों का समूह रहता था। आप बताइए इन 8 कवियों को क्या बोलते थे, 8 कवियों को क्या बोलते थे। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, शिवाजी के दरबार में आपको याद रखना है 8, आप कह सकते हो कि सलाहकारों का समूह रहता था जिन्हें अष्ट प्रधान कहते थे। इसी तरह से 8 कवियों का समूह किसके दरबार में रहता था, तो आंसर है कृष्णदेव राय के समय, वो आपको बताना है कि इसको क्या बोलते थे। और एक और चीज, कृष्णदेव राय के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी ये बुक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, कमेंट करिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस यात्री ने विजयनगर की यात्रा नहीं की, यानी कि इनमें से कौन सा यात्री विजयनगर नहीं आया। ऑप्शन आपके सामने है, मैं इधर आ जाता हूं। ऑप्शन है डोमिंगो पेस, ऑप्शन बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है मार्को पोलो और ऑप्शन डी है बर्नियर। जरा बताइए कौन सा यात्री कहां पर, तो आंसर है विजयनगर नहीं आया। बताइए जल्दी जल्दी। यस, बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए। ग्रेट, तो आंसर क्या होगा, डोमिंगो पेस आया था,
अब्दुल रज्जाक आया था, मार्को पोलो आया था और बर्नियर नहीं आया था। आपको याद रखना है फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। बर्नियर जब आया भारत में उस समय रूल किसका होता था? मुगल। और मुगल में भी कौन था? शाहजहां, ठीक है। सारे जहां का राजा शाहजहां, जिसकी मुमताज बेगम जिसकी याद में क्या बनाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए ताजमहल बनाया गया है, ये वही शाहजहां था। इसी के समय आपको याद रखना ये बर्नियर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम दोनों मिलकर देंगे और उसके बाद अपनी क्लास ओवर करेंगे। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। विजयनगर में आने वाले घोड़ों के व्यापारियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता था। यानी कि विजयनगर के जो व्यापारी थे, विजयनगर के जो घोड़ों के व्यापारी थे, विजयनगर में जो ट्रेड करते थे, बताऊंगा अभी क्या, तो उनको क्या बोला जाता था? देखिए आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए गजपति, ऑप्शन बी अश्वपति, ऑप्शन सी कुदराई चेट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको देता हूं, इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले एक चीज समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए विजयनगर जिस क्षेत्र में बसा हुआ था उसके चारों तरफ दक्कन के सुल्तान थे। और दक्कन के सुल्तान मतलब बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे राज्य हुआ करते थे। और इन राज्यों से विजयनगर की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसी वजह से विजयनगर को क्या चाहिए होती थी? एक मजबूत सेना, और उस मजबूत सेना में अच्छी क्वालिटी के हॉर्स यानी कि घोड़े चाहिए होते थे। और ये वो हॉर्स वो अरब के व्यापारियों से खरीदते थे। और इन्हीं अरब के व्यापारियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तो आंसर है इन्हीं व्यापारियों को कुदरई चेट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुदरई चेट्टी कहा जाता था। ये बात याद रखिए। यहां पर गजपति कौन थे? तो आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के शासकों को क्या बोला जाता था? उड़ीसा के शासक जो होते थे, उड़ीसा के जो रूलर होते थे, उनको गजपति कहा जाता था। फिर आपका अश्वपति कौन होते थे? अश्वपति तो कुछ होते ही नहीं थे ये हॉर्स वाले, लेकिन यहां व्यापारियों को कुदरई चेट्टी कहा जाता था। तो ये थी एक क्लास जिसमें मैंने आपको सीयूटी के बारे में बताया, मैं किस तरह से आपको ये कराऊंगा ये मैंने बताया। कोर पेपर कौन कौन से सारे पेपर होंगे, हम साइंस भी कवर करेंगे, हम कॉमर्स भी कवर करेंगे और हम ह्यूमैनिटीज भी कवर करेंगे। जनरल पेपर भी आपको कवर कराया जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है? बने रहना है, क्लासेस को लास्ट तक देखना है, आपको चीजें समझ में आने जाएंगी। और अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप हमारे सेंटर आ सकते हैं। और हमारा सेंटर आपको कहां देखने को मिलेगा? दिल्ली पालम। बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है हमारा, खास करके जनरल पेपर ह्यूमैनिटीज में तो बहुत बेहतरीन, इसके अलावा साइंस में भी और कॉमर्स में भी अच्छा रहा है। फिर हमारी टेस्ट सीरीज भी आएगी, बहुत मामूली से प्राइस पर आपको मिलेंगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना मैं बोल रहा हूं कि 10 टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करें, जिससे हम चीजें और आगे बढ़ा सकें और चीजें प्रमोट कर सकें। तो इसी बात के साथ बच्चों मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और हाँ, पेपर ज्यादा टाइम नहीं है, बाकी तैयारी भी करिए, सीयूटी के लिए भी लग जाइए और अच्छे से अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करिए, ठीक है। और 20 तारीख मैंने कहा, कहने को तो 22 तारीख है, लेकिन आपको 20 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मिलूंगा आपके साथ ऐसी ही क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से और अपने सपनों को अच्छे से पंख दीजिए, जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। तो मिलूंगा इसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।